नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे हवा से संबंधित, पवन से संबंधित या विंड से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्राकृतिक घटनाएं हैं हमारे वायुमंडल से संबंधित, वो कैसे है, उसका संचालन किस रूप में होता है, प्रोपेगेशन किस टाइप में होता है। तो आज का जो ये साइंटिफिक अप्रोच लिए हुए भूगोल का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी का जो धरातल है उस पर जो वायु दाब है उसमें एक हॉरिजॉन्टली जो है डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है ना। हम बात कर रहे हैं कि पवन जो है, हवा जो है वो क्या है, ये जो विंड है ये क्या है। तो अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करते हैं तो अर्थ के सरफेस पर अलग अलग जगह पर जो हॉरिजॉन्टली है ना, या ये कहें कि पृथ्वी के धरातल के सापेक्ष जो वायु का जो दाब है उसमें जो अंतर होता है, उसके कारण उच्च दाब से जो गैसें हैं वायुमंडल की वो निम्न दाब की ओर चलना शुरू कर देती हैं, उनका प्रभाव होना शुरू हो जाता है। और इस प्रकार की गैसों का जो प्रवाह है वो ही पवन कहलाता है। तो आप लोग पवन की परिभाषा देख सकते हैं, उसका जो कारण है तो वो क्या है, वायु दाब में क्षेत्र विषमताओं के कारण, है ना। क्षेत्र विषमताएं मतलब यहाँ 10 किलोमीटर में कुछ और टेम्परेचर है, या फिर उसके 10 किलोमीटर दूर कोई और टेम्परेचर है, 1 किलोमीटर दूर कोई और टेम्परेचर है। तो इससे क्या होगा, जो दाब है वायु का वो अलग अलग हो जाएगा, है ना। हम वायु दाब से संबंधित एक क्लास कर चुके हैं। अगर आप लोगों को अपनी समझ विकसित करनी है वायु दाब से संबंधित तो आप उस क्लास को जरूर देखें। तो वायु दाब में अंतर के कारण जो है, क्षैतिज अंतर के कारण वायुमंडल की जो गैसें होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चलना शुरू कर देती हैं। उच्च जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ से गैसें लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो इस प्रकार के गैसों का चलना जो है वो पवन कहलाता है, विंड्स कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि जो हवा है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो पवन की दिशा है और उसकी जो गति है उससे संबंधित हम बात कर रहे हैं। तो पहला है प्रेशर ग्रेडियंट, जिसको हम दाब प्रवणता के रूप में जानते हैं। दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तीसरा है कोरियोलिसिस बल का जो प्रभाव है वो। चौथा जो है अभिकेंद्रित त्वरण है। और पांचवा जो है भूतल से जो घर्षण होता है और उससे जो उत्पन्न होने वाला जो गतिरोध है, वो सब जो है पवन की गति और दिशा को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, दाब प्रवणता क्या है, हम लोग ये बात कर चुके हैं। दूरी के साथ जब दाब में, वायु के दाब में परिवर्तन होता है तो उसी को दाब प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट एक तरीके का स्लोप होता है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाते समय जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो समझ सकते हैं आसानी से। ये मान लो एक ग्राफ है, दोबारा बनाते हैं। ये हमने वाई एक्स लिया और ये मान लो हमारा एक डिस्टेंस को डिफाइन करता है, ये वाला डिस्टेंस को डिफाइन करता है और ये प्रेशर को डिफाइन करता है, पी को। अब इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है दूरी के साथ, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो दूरी के साथ जो भी परिवर्तन होगा वो दाब प्रवणता कहलाती है। आप लोग यहाँ देखेंगे, मान लो ये दूरी यहाँ पर कोई x1 ले ली, यहाँ पर x2 ले ली, तो इतना जो गैप आया ये दाब का अंतर आ गया। ये उच्च दाब है और ये निम्न दाब है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा दाब का अंतर आ जाएगा। और इसको हम इतनी डिस्टेंस से, जितने में हमने ये दाब अंतर लिया, इससे डिवाइड करने पर जो भी हमें मिलेगा वो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट कहलाएगा। अगर ये निगेटिव है तो दाब प्रवणता जो है निगेटिव होगी, यानी कि दाब घट रहा है। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब दाब बढ़ रहा है, दूरी के साथ दाब में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार जो है दाब प्रवणता वायु की, पवन की दिशा और उसकी गति को निर्धारित करती है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से संबंधित। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम ग्रेविटी के रूप में जानते हैं, गुरुत्व के रूप में जानते हैं, ये भी जो है प्रभाव डालता है वायु की गति पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा पृथ्वी जो है एक अंडे के आकार की है, वो पूरा का पूरा स्फीयर नहीं है, गोला नहीं है,
बल्कि चपटी है, एक अंडे के आकार में ओवल शेप में है। इस ओवल शेप के कारण जो पृथ्वी का इक्वेटर वाला हिस्सा है, ये इक्वेटर, इसका रेडियस ज़्यादा है पोलर की अपेक्षा। जब ये मूव करती है अपने रोटेशनल एक्सेस पर, अपने घूर्णन एक्सेस पर, तो जो इक्वेटर के पास पाई जाने वाली जो हमारी रेडियस होगी वो ज़्यादा होगी। इस कारण से इसका गुरुत्वाकर्षण जो होगा यहाँ पर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है। इसी रूप में अगर हम बात करते हैं पोल्स पर, तो पोल्स पर लगभग 21 किलोमीटर का डिफरेंस रहता है रेडियस में। तो वहाँ पर जाकर जैसे जैसे रेडियस कम होगी वैसे वैसे ग्रेविटी जो है बढ़ जाएगी। या दोस्तों, वो बढ़ जाएगी, है ना। तो अब यहाँ ग्रेविटी कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पर दाब जो होगा वो ज़्यादा लगेगा ऊपर से नीचे, यहाँ कम लगेगा गुरुत्वाकर्षण। तो इस कारण से हवाएं जो हैं इधर से उधर जाना शुरू कर सकती हैं। तो एक कारण जो है ये भी है। दूसरा है कोरियोलिसिस फोर्स। कोरियोलिसिस फोर्स जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस कोरियोलिसिस फोर्स को सबसे पहले फेरल नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था, इसलिए इसको हम फेरल लॉ भी कहते हैं। और इसके द्वारा हम जो विंड है या जो पवन है हमारी, उसकी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि वो किस दिशा में बह रही होगी। आप लोग अर्थ का एक नमूना अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो कोरियोलिसिस इफेक्ट है वो क्या है, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है जो प्रेशर बेल्ट थी वो पढ़ी थी। इसी रूप में यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। लो प्रेशर बेल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर पर जो सनलाइट है वो परपेंडिकुलरली दिखती है और इससे सरफेस गर्म हो जाता है और हवाएं जो हैं दूर दूर फैल जाती हैं। इससे हवा जो है वो ऊपर की ओर उठती है और ऊपर की ओर उठकर वो यहाँ पर जो हॉर्स लैटिट्यूड है वहाँ पर बैठती है नीचे की ओर। इससे क्या होगा, जो ये हवा यहाँ कम हुई इसकी पूर्ति के लिए हाई एल्टीट्यूड से इक्वेटर की तरफ दोनों ओर, ये ऊपर का जो पार्ट है ये वाला, ये हमारा जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये इक्वेटर दो पार्ट में बांटता है अर्थ को। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये साउदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है। तो उत्तरी गोलार्ध का जो हाई एल्टीट्यूड है, जो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में पाया जाता है, जिसको हम अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड के रूप में भी जानते हैं, वहाँ से हवाएं जो हैं वो इक्वेटर की ओर चलना शुरू होगी। क्योंकि इक्वेटर की हवा ऊपर उठ गई है तो उसकी पूर्ति के लिए जो है हवा इस उच्च दबाव वाली जो पेटी है वहाँ से आना शुरू होगी। ये आप एक डार्क जो एरो है उससे देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ हवा जो है वो ऐसे ना चलकर इस वाली डॉटेड वाला जो एरो है हमारा, उस वाली डायरेक्शन में चली जाती है। इसी के संबंध में फेरल ने एक नियम दिया था कि मान लो जिस दिशा में पवन जो है वो बह रही हो, यदि उस दिशा में हम अपना मुंह करके खड़ा हो जाएं, या फिर जिस दिशा से पवन आ रही हो उस दिशा से अपनी पीठ करके खड़े हो जाएं, तो जो हवा है उत्तरी गोलार्ध में वो दाहिनी ओर को मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो बाईं ओर को मुड़ जाएगी। इसलिए आपने मुंह अपना इधर कर रखा है एरो की डायरेक्शन में, क्योंकि हवा इधर से आ रही तो आपकी पीठ जो है इस ये है और ये आपका माउथ है, मुंह है। तो हवा जो है आपका जो लेफ्ट राइट वाला हिस्सा होगा वो ये वाला डायरेक्शन पड़ेगा, तो हवा इधर मुड़ जाती है। हवाओं का जो ये मुड़ना है ये कोरियोलिसिस बल के कारण है। कोरियोलिसिस बल जो है एक स्यूडो फोर्स है जो वास्तव में लगता नहीं है बल्कि महसूस होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने एक बचपन में गेम किया होगा, जब हम एक बाल्टी में या छोटा डब्बा जो होता है उसमें उसकी जो बॉटम होती है उसमें थोड़ा सा पानी लेकर अगर उसे सर्कुलर फॉर्म में हाथ से तेज़ी से घुमाएं तो उसका पानी नीचे नहीं गिरता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका दाब जो पानी है उसको दबा रखा है बाहर की ओर, लेकिन वास्तव में वहाँ पर कोई फोर्स लगता ही नहीं है, बल्कि वो जड़त्व के कारण जो है, क्योंकि दिशा लगातार बदलती जाती रहती है घूमते समय, तो उसकी दिशा जो है टेंजेंशियली मानी जाती है, एक स्पर्श रेखीय मानी जाती है और वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है,
तो उसके सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल जो है उसकी डायरेक्शन मानी जाएगी, लेकिन प्रति सेकंड उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस कारण इनर्शिया के कारण, जिसे हम जड़त्व कहते हैं, उसके कारण वो अपनी पुरानी वाली जो डायरेक्शन है उसी में जाने की कोशिश करता है। तो इससे वो एक बल का अनुभव करता है जो वास्तव में होता ही नहीं है, बल्कि इनर्शिया होती है। दोस्तों, इसी प्रकार का कोरिलेसिस फोर्स है जो होता नहीं है लेकिन महसूस होता है, और इसकी सबसे पहले जो व्याख्या की थी वो फेरेल ने की थी, इसलिए इसे हम फेरेल लॉ भी कहते हैं। और ये पृथ्वी पर जो है विंड की डायरेक्शन को बताने के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है ना। तो आप अपने स्क्रीन पर देख कर इसे और थोड़ा ट्राई करेंगे अगर नहीं समझ में आया तो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, अभिकेंद्र त्वरण की। सेंट्रीपिटल, तो ये इस प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, ऐसा त्वरण होता है जिसकी डायरेक्शन जो है सदैव सेंटर की ओर होती है। जब कोई चीज़ घूमती है सर्कुलर पाथ पर तो उसकी डायरेक्शन लगातार बदलती जाती है, भले ही उसकी स्पीड जो है सेम हो लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना। स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, दोनों अंतर हैं। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम अदिश राशि कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल डायरेक्शन की ज़रूरत है। और अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो जब सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रहा हो कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसके बावजूद भी उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है ना। और ये जो बदली वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी, द रेट चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि वेग परिवर्तन की जो दर होती है वही त्वरण कहलाती है। और चूंकि ये सर्कुलर पाथ पर ऐसा हो रहा है तो इसलिए हम इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन, जो त्वरण की डायरेक्शन है, वो लगातार केंद्र की ओर, सेंटर की ओर बनी रहती है। तो एक बार पुनः हम बात करते हैं कि जो घूम रही है वस्तु वो पृथ्वी पर घूर्णन के केंद्र की दिशा में वायु के जो अंदर की ओर होने वाले त्वरण के कारण, जो पवन के लिए स्थानीय उच्च या फिर जो लो एयर प्रेशर है, उसके चारों ओर से जो हमारे आइसोबार लाइंस हैं, जो समदाब रेखाएं हैं, उसके लगभग जो है समांतर और एक तरीके से कर्व का अनुसरण करती हैं। इसी को हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, है ना। तो आपको समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखेंगे जो पवन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पवनों का प्रकार। कई बार, या ये कहें कि प्रत्येक वर्ष लगभग सभी जो हायर एग्जामिनेशंस हैं उसमें इसमें से पूरी संभावना होती है क्वेश्चन आने की। जी हाँ दोस्तों, पूरी संभावना होती है। तो ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, प्रिवेलिंग विंड्स, सीजनल एंड लोकल विंड्स, यानी कि प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो वायु दाब के जो अक्षांश से अंतर है उसके कारण वर्ष भर एक से दूसरे जो जोन होते हैं उसकी ओर चलती रहती हैं। इसी को हम प्रचलित पवन या फिर परमानेंट विंड्स के रूप में जानते हैं। जो इनवेरिएबल विंड्स होती हैं, या जिन्हें हम प्लेनेटरी विंड्स या सनातनी या ग्रहीय हवाएं कहते हैं, इस रूप में भी इनको हम जानते हैं। जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं उनके अलग अलग नाम हैं, निश्चित पवन, ग्रहीय पवन या हवाएं या सनातनी हवाएं। यह पवन जो है महाद्वीपों और महासागरों के विशाल क्षेत्र पर पूरे साल भर एक समान रूप से चलती रहती हैं। इस प्रकार की जो पवनें हैं वो ट्रेड विंड्स के रूप में जानी जाती हैं, या वेस्टर्लीज जो हैं जिनको हम पछुआ पवनें कहते हैं उसके रूप में जानते हैं। और ये जो हैं क्लाइमेट की और जो मानव की क्रियाकलापों दोनों की दृष्टि से ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलग जो हैं एक और प्रकार होता है हमारा प्रचलित पवनों का, जिसको हम ध्रुवीय पवन या पोलर विंड्स के रूप में जानते हैं, वो भी इसी में शामिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक पवनों की, ट्रेड विंड्स की। अगर हम दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र में, जहाँ पर हमारा उपोष्ण उच्च जो सब ट्रॉपिकल जोन है हमारा, उसमें हाई प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं, तो इक्वेटर से जो है लो प्रेशर बेल्ट की ओर
जो दोनों हमारे हेमिस्फेयर हैं में वर्ष भर जो है निरंतर हवाएं चलती रहती हैं। जो आप लोग यहाँ देख रहे थे, ये देखिए, ये जो हवाएं हैं ये वाली, एक मिनट, ये वाली जो हवाएं हैं ये हमारी ट्रेड विंड्स हैं। पुराने समय में जब पाल वाली जहाज हुआ करती थी तो वो यहाँ से अपना चले और आराम से मस्ती से इन हवाओं से यहाँ पर अपना यात्रा करते चले जाते थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो है इन पवनों को यूज़ किया जाता था पुराने समय में, और इनके जानकार जो है इनका फ़ायदा उठाते थे व्यापार करने के लिए। इसीलिए इसे हम जो ट्रेड विंड्स होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं, वो कहलाती हैं। इनका जो तात्पर्य है वो एक तरीके के निश्चित मार्ग से मतलब है। ये हवाएं एक निर्दिष्ट, जो एकदम बिल्कुल स्पेसिफाइड जो पाथ होता है उसी पर पूरे साल चलती हैं। और इस पवन को उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में, और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो ये दक्षिण से उत्तर दिशा में जो है चलना चाहिए, परंतु फेरल लॉ के अकॉर्डिंग जो है और कोरियोलिस बल के कारण जो है इनकी दिशा अपनी बाईं ओर झुक जाती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में ना उत्तर पूर्वी जो ईस्ट नॉर्दर्न के जो डायरेक्शन हमारी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के नाम से इनको हम जानते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में हम इनको क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्वी, साउथ वेस्टर्न है, साउथ ईस्टर्न जो ट्रेड विंड्स हैं उसके रूप में हम जानेंगे। चूँकि इनकी दिशा नियमित होती है इसलिए पुराने समय से जो है व्यापारियों को जो है वो पाल वाले जो जहाज हैं उनको चलाने में इनकी सहायता मिलती थी। और 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी जो अक्षांश हैं हमारे उनके बीच ये चलती हैं। भूमध्य रेखा के समीप दोनों व्यापारिक पवनें आपस में मिल जाती हैं और इस कारण जो है अत्यधिक ताप के कारण ऊपर उठ जाती हैं, जहाँ पर पूरे साल बारिश होती है, खूब बारिश होती है। तो हमने जब नदियाँ पढ़ रहे थे अफ्रीका की, जैसे नाइल रिवर्स है ना, उसमें जो पानी का वो है, या फिर हम बात करते हैं अमेजोन क्षेत्र की, तो अमेजोन में जो बारिश होती हैं या वहाँ पर जो ट्रॉपिकल हुए हैं या पूरी अर्थ के चारों तरफ जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत घने फॉरेस्ट हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा ताप मिलता है और साथ ही साथ बहुत अधिक उमस रहती है, पानी रहता है, हर 2 घंटे में बारिश होने की संभावना रहती है। अचानक से बादल उठते हैं और एकदम से बारिश होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो डोलड्रम में होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका अधिकतम विस्तार जो महासागरों पर होता है और ये पवनें जो हैं स्थायी हैं। तो इनका वेग जो है लगभग 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हम मान सकते हैं। और ये वेग जो है जो जब सर्दियाँ होती हैं तो उसमें अधिक, और जो जब ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, समर वेकेशन, तो उस कंडीशन पर जाकर ये थोड़ा सा कम चलती है। अब हम पछुआ पवनों की बात करते हैं। दोनों गोलार्ध में जो उपोष्ण और उच्च वायु दाब है, जो 30 डिग्री से 35 डिग्री वाले जो जोन हैं, वहाँ से जो सब पोलर वाली लो प्रेशर हैं जो 60 डिग्री से 65 डिग्री हैं उनके बीच बहती हैं। इनको हम पछुआ पवनें कहते हैं। ठीक है, जो 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ बहती हैं वो हमारी ट्रेड विंड्स हैं, और जो 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ बहती हैं वो हमारी पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। जहाँ पर ये गर्म और आर्द्र पछुआ हवाएं जो हैं ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाओं से मिलती हैं, वहाँ पर फ्रंट बन जाते हैं, वाताग्र बन जाते हैं, जिन्हें शीतोष्ण वाताग्र कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। पछुआ हवाओं के साथ साथ चक्रवात और प्रतिचक्रवात बन जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं मिलती हैं, क्योंकि पछुआ हवाएं गर्म हैं और जो ध्रुवों से आती हैं हवाएं 60 डिग्री के आसपास वो ठंडी हवाएं हैं। ये दोनों मिलने के कारण जो है जो फ्रंट हैं जिनको हम वाताग्र कहते हैं वो बन जाते हैं, और इन्हीं के कारण जो है साइक्लोन पैदा होते हैं, हरिकेन पैदा होते हैं, है ना, टाइफून पैदा होते हैं, ये सब वही हैं। इन चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों के कारण जो है पछुआ हवाओं के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थल की अधिकता होती है, इस कारण पछुआ पवन जो है वो ज़्यादा टफ होती हैं और इनकी सक्रियता जाड़े में ज़्यादा होती है और गर्मियों में जो है वो कम हो जाती है। पछुआ पवनों का जो विकास है वो 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच हम मान सकते हैं। यहाँ जो है जो जल की राशि है उसके विस्तार के कारण
पवनों की जो स्पीड है ना, वो कितनी होती है, वो तेज़ होती है और इनकी दिशा लगभग निश्चित होती है। इसलिए जो 60 डिग्री से 65 डिग्री वाला जो अक्षांश है उनको हम रॉयरिंग फोर्टीज़ कहते हैं, है ना, गरजता चालीसा। और 50 डिग्री के जो समीप वाले क्षेत्र हैं उसको हम फुरियस 50s कहते हैं, अर्थात प्रचंड 50 कहते हैं। और जो 60 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है वो चीखता साटा है, यानी कि श्रिंकिंग 60s जो है उसके नाम से जाना जाता है। 40 डिग्री वाला गरजता चालीसा, 50 डिग्री वाला प्रचंड 50 फूरियस 50s, और 60 वाला जो है चीखता साठा यानी कि श्रिंकिंग 60s के नाम से जाना जाता है। और ये जो नाम रखे गए, मैंने नहीं रखे भैया, ये नाम जो हैं वो जो नाविक होते थे, जो सेलर्स होते थे, उनके द्वारा रखे गए, क्योंकि उस समय पर ये जो हवाएं मिलती थीं तो उनकी अक्षांशों के हिसाब से जो तीव्रता होती थी वो अलग अलग होती थी। कहीं पर ये गरजते थे 40 डिग्री के आसपास, कहीं पर ये बहुत भयंकर से दिखते थे 50 डिग्री के आसपास, और कहीं पर तो इनमें से खूब धूम धड़ाका है, बहुत थंडरिंग होती थी। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम चीखता हुआ श्रिंकिंग 60s के नाम से रखा। ध्रुवों की ओर जो है इन पवनों की सीमा काफ़ी स्थिर नहीं होती है ना, अस्थिर होती है, जो मौसम और अन्य कारणों के अनुसार बदल जाती है। और इसी कारण जो है इन क्षेत्रों में पवनों के कारण जो है अस्थिरता को जन्म मिल जाता है। तो भाई ये इस टाइप से जो हमारी पछवा पवनें हैं। अगर हम ध्रुवीय पवनों की बात करें तो ये उच्च वायु दाब की पेटी से जो है, जो हमारा पोल, एकदम पोल वाला जो वो है जोन है ना, पोलर कॉन्टिनेंट वाला, वहाँ से जो है ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है वहाँ की ओर ये बहती हैं, और इसलिए इनको जो है ध्रुवीय पवन के रूप से जानते हैं, है ना, क्योंकि ध्रुव से आती हैं। इन पवनों की जो वायु होती है वो बहुत ठंडी होती है और भारी होती है, क्योंकि ठंडी चीज़ तो भारी होंगी। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व होगी, फेरल नियम से आप अपना आप लगा लेना। और कम तापमान वाले क्षेत्र में अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित होती है, इसलिए जो है ये शुष्क होती हैं। जो ठंडी चीज़ें हवाएं होती हैं वो थोड़ी शुष्क होती है। अगर आप वहाँ चले जाओगे तो आपके होठ जो है फट जाएंगे, स्किन फट जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जल जो वाष्प है उसकी धारण करने की क्षमता कम होती है, तो जल वाष्प अगर वायु में कम होगा तो वो हमारी बॉडी से चोरी कर लेगा। तो इस क्षेत्र में जब जाते हैं तो इसलिए अपने पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं, नहीं तो पानी की कमी, डिहाइड्रेशन वाली जो कंडीशन है वो हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इन वाली हवा को समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं प्रचलित पवनें। अब सीजनल विंड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मानसूनी पवनें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम मानसून पर अलग से चर्चा करेंगे। मानसून का जो नामकरण है उस पर बस बात कर लेते हैं। ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसे हम मौसम कहते थे, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम क्या होता है? एक मौसम होता है, एक जलवायु होता है। मौसम जो है तुरंत बदलने वाली स्थिति होती है ना, अचानक से जो किसी एक दिन का या एक घंटे का जो समय जो जलवायु दशाएं होती हैं वो हमारे कहलाती हैं। लेकिन एक लगातार लंबे समय तक चलने वाली जो जलवायु दशाएं एक जैसी होती हैं उनको हम जलवायु के रूप में जानते हैं, ऋतुओं के रूप में जानते हैं। तो मौसम से मतलब है कि मानसून ऐसी पवन हैं जिनकी जो दिशाएं होती हैं हवाओं की, वो मौसम के साथ परिवर्तन उनमें आ जाता है। और चूंकि भारत में जब व्यापार होता था अरबियों का, तो वो इस प्रकार के प्रभाव को देखते थे, इसलिए उन्होंने अरबी के नाम पर इसका नाम रखा और भारत में इसको आज भी मौसम के रूप में जाना जाता है। इन्हीं हवाओं को जो मतलब हम ये कहेंगे कि जो धरातल पर बहने वाली जो हवाएं हैं, जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा को पूर्ण रूप से परिवर्तन करके स्थापित कर लेती हैं, वो मानसून कहलाती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जून के महीने में जब केरल की तरफ हमारा मई जून में है ना, मई में लगभग मेरे ख्याल से लक्षद्वीप में मानसून आ जाता है, और फिर मई से थोड़ा सा आगे चलते चलते जून तक जो है वो केरल और उस सब क्षेत्र में जो है पार हो जाता है। तो मानसून का शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो मानसून जो है वो एक तरीके के हवाएं हैं जो भूमंडल के पवन तंत्र के ही कारण जो है रूपांतरित हुई हैं, और उनकी उस उत्पत्ति जो है वो स्थल और जल के विरोधी स्वभाव के कारण जो है वो हुई है। जब इनमें दोनों में, स्थल में जो हमारा सरफेस है और जो पानी है, जो समुद्र का जो स्थल तल है, उसमें जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो उस कारण से इनकी उत्पत्ति होती है।
तो ये दो प्रकार के होते हैं भारत में अगर हम देखते हैं। एक ग्रीष्मकालीन मानसून होता है जिसको हम चढ़ता हुआ मानसून कहते हैं, एक शीतकालीन मानसून होता है जिसको हम उतरता हुआ मानसून कहते हैं। तो कभी इस पर बात करेंगे, इसके क्या कारण हैं और क्या नहीं। तो मानसून जो मौसमी पवन है उसमें मानसून पवन ले रहे हैं। इसी तरीके से स्थलीय हमारी हवाएं चलती हैं जिनको हम लैंड और सी ब्रीज के रूप में जानते हैं। अगर हम दिन के समय निकटवर्ती समुद्र की अपेक्षा स्थल भाग के अधिक गर्म हो जाने के कारण वहाँ जो है निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मान लो हम दिन में देखते हैं तो दिन में एक नाम रखा जाता है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का संबंध जो है इस रूप में है स्पेसिफिक हीट का कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी 1 ग्राम पदार्थ का जो आवश्यक ऊर्जा है, 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आवश्यक रिक्वायर्ड जो हीट है उसकी अमाउंट जो है स्पेसिफिक हीट कहलाती है। मान लो हम पानी का 1 ग्राम ले लें और जो मिट्टी है उसका 1 ग्राम बाहर ले लें और दोनों का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने लगे तो पानी को लगभग 5 गुना ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्थल जो है इसका मतलब क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएंगे। तो दिन के समय में स्थल गर्म हो जाते हैं जल्दी, लेकिन जो समुद्र तल होते हैं वो कम गर्म हो पाते हैं। इस कारण से समुद्र के जो तल होते हैं दिन में वो क्या होते हैं, उच्च हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएंगे और जो स्थल वाले भाग होंगे समुद्र के किनारे पर वो लो प्रेशर बेल्ट बन जाएंगे। इसी कारण जो है समुद्र से स्थल की ओर जो है हवाएं बहना शुरू कर देती हैं। इसके विपरीत रात में जो है, चूँकि इसका एल्बिडो जो होता है स्थल का वो ज़्यादा होता है पानी की अपेक्षा, तो यहाँ से जो है जल्दी ठंडी हो जाएंगी। तो रात के समय जो है स्थल भागों का हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है और वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, इसलिए हवाएं जो है वहाँ से वहाँ चलती हैं। इसी कारण जो है समुद्र तट के मैदान जो होते हैं वो वर्ष भर एक जैसे टेम्परेचर वाले होते हैं। आप मुंबई गए होंगे घूमने तो गर्मी हो सर्दी हो लगभग 12 महीने एक जैसा मौसम बना रहता है। वो इन्हीं ब्रीज के कारण बना होता है, जो लैंड और सी ब्रीज हैं उनके कारण होता है। इन्हीं को हम स्थलीय समीर के रूप में या सागरीय समीर के रूप में जानते हैं। अगर हम पर्वत और घाटी समीर की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि पर्वत की जो नीचे की घाटी हैं वहाँ पर हाई प्रेशर होता है और इस कारण जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि पर्वत के जो ढाल होते हैं माउंटेन के वो लो प्रेशर बेल्ट वाले हो जाते हैं। तो हवाएं जो हैं ऊपर से नीचे की ओर बैठती हैं, ठंडी हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं और वहाँ से गर्म हवाएँ ऊपर की ओर आती हैं। तो इस प्रकार से जो चलने वाली हवाएँ हैं वो हमारे जो माउंटेन और वैली ब्रीज हैं उसके रूप में जानी जाती हैं। इसी रूप में जो है साइक्लोन पैदा होते हैं, चक्रवाती पवन पैदा होते हैं। जब दो अलग अलग टेम्परेचर वाली जब हवाएं मिलती हैं एक जगह तो उससे टेम्परेचर पैदा हो जाते हैं। अगर हम लोकल विंड्स की बात करते हैं स्थानीय, तो स्थानीय धरातलीय बनावट, टेम्परेचर और जो एयर प्रेशर है उसकी विशिष्ट स्थिति के कारण जो है प्रचलित पवनों के विपरीत जो हैं कुछ हवाएं बहती हैं जिनको हम स्थानीय हवा के रूप में जानते हैं। जैसे भारत में लू चलती हैं, है ना, तो इस प्रकार की जो हवाएं होती हैं वो स्थानीय हवाएं कहलाती हैं। ये क्षोभ मंडल की सबसे निचली वाली जो परतें होती हैं उस तक सीमित रहती हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, है ना, जो सबसे निचला मंडल है हमारे एटमॉस्फेयर का, उसमें बहती हैं। और इनका जो हवाओं का स्वभाव है वो विशेष रूप से एक अलग विशेषता वाला और विशेष प्रकार का होता है। दुनिया भर में बहुत सारी स्थानीय हवाएं हैं, जैसे चिनूक हैं, फॉन है, सिराको है जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे खमसिंग, गिवली या चिली, लेस्ट, सिराको, लेबेक, है ना, इस टाइप से करके। इसी तरीके से अरब के जो रेगिस्तान है उसमें सीमुम नाम की एक स्थानीय हवा चलती है, हरमट्टन नाम की एक हवा चलती है। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम विक्टोरिया प्रांत की बात करते हैं तो वहाँ पर ब्रिकफील्डर नाम की एक हवा चलती है। तो ये बहुत सारी हवाएं हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं और बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो आप लोग स्थानीय पवनों के ज़रूर नाम याद करें और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अगली क्लास में जो है आपके सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो यहाँ तक सीमित रहेगी। अगली पुनः इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आशा है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और हम अगली क्लास तक पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।